हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सुमन क्लासेस चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी आपके साथ मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली यानी इस्लामिक शिक्षा प्रणाली पे, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम उससे अगले स्टेप पे बढ़ते हैं कि मध्यकाल के बाद भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ, जिसे हम कहते हैं ईस्ट इंडिया युग में शिक्षा या ब्रिटिश कालीन शिक्षा। आज हम इस बिंदु पे बात करने वाले हैं, ईस्ट इंडिया युग में शिक्षा, यानी भारत में ईस्ट इंडिया युग में शिक्षा। या हम इसी को कह सकते हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा, शॉर्ट में इसको ये भी हम कह सकते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, मध्यकालीन भारत के बाद जो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली भारत में कही जाती है, जिसको हम इस्लामिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, और इस मुस्लिम प्रणाली में जिसका प्रभाव भारत में 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक माना जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ये मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली समाप्त होती गई और भारत में एक नई परंपरा, एक नई व्यवस्था आई शिक्षा के क्षेत्र में, जिसका कारण था भारत में विदेशी लोगों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन और फ्रांसीसियों का आगमन। और ये आगमन 15वीं शताब्दी में यानी 27 मई 1498 ईस्वी को भारत में समुद्री मार्गों से होते हुए एक नाविक पुर्तगाली, जिसको वास्को डी गामा कहा जाता है, वो भारत पहुंचा और उसे भारत की व्यवस्था को देखने का मौका मिला, भारत को समझने का मौका मिला। उसने यहाँ आने का जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापार। वास्को डी गामा भारत में व्यापार की संभावनाएं तलाशते हुए भारत पहुंचा था। हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। भारत की खोज उसने नहीं की थी, बल्कि उसने भारत आने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, क्योंकि उस समय यूरोप और भारत के बीच जो समुद्री मार्ग थे प्राकृतिक आपदाओं के कारण बाधित हो गए थे, और कोई मार्ग उस समय ऐसा नहीं बचा था कि भारत कैसे जाया जाए प्राकृतिक आपदाओं के कारण। तो ये ऐसी स्थिति में वास्को डी गामा जब यहाँ पर समुद्री मार्गों से होते हुए भारत पहुंचा, तो उसने यूरोप से लेकर के भारत आने तक का एक नया मार्ग खोजा और भारत में व्यापार की दृष्टि से वो आया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और धीरे धीरे अंग्रेज और रोमन, कैथोलिक, ये सब लोग आने लगे, और इनके साथ साथ ईसाई मिशनरियाँ भी आने लगी। तो ये शुरू में, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा मैं इस पर नहीं करूँगा। बहुत सारे लोगों ने आकर के देखा कि यहाँ पर व्यापार की संभावनाएं हैं, बड़ा मुनाफा हो रहा है, कई कई 100 गुना मुनाफा यहाँ से कमा कर ले जाते थे। तो व्यापार को महत्व देने के लिए और व्यापार को अधिक बढ़ाने के लिए उनको यहाँ लोगों के बीच में अपने पैर पसारने थे। तो कैसे पैर पसारा जाए, उसके लिए उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। और इस दृष्टि से 1600 ईस्वी में, 16वीं शताब्दी के अंत में 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और यहाँ पर अपना व्यापार करना प्रारंभ किया। शुरू में कंपनी अपने व्यापार का उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था कि हम भारत में कैसे अपना व्यापार बढ़ाएं। लेकिन जब उनको मुनाफा अधिक होता गया और पैसा उनके पास काफ़ी आने लगा, तो फिर उनके मन में यह लालच आने लगा कि हम यहाँ राज्य भी कर सकते हैं और यहाँ हुकूमत कर सकते हैं। और हुकूमत के लिए उन्होंने सबसे पहले चुना कि यहाँ के लोगों के बीच में कैसे बैठा जाए, कैसे उनकी भाषा बोली में उनको कन्वर्ट किया, वो अपने संपर्क में लाया जाए। तो उसके लिए सबसे बेहतर माध्यम था शिक्षा, क्योंकि तत्कालीन भारत में, उस समय के जो भारत में शिक्षा व्यवस्था थी वो काफ़ी पिछड़ी हुई थी। और क्योंकि मध्यकाल में पूरी तरह से इस्लामिक शिक्षा थी, तो जो हिंदू वर्ग थे, हिंदू में कई वर्ण थे, वो सारे शिक्षाओं से वंचित थे। गिने चुने लोग ही शिक्षा ले पा रहे थे। और इस्लामिक शिक्षा होने के कारण मदरसों और मकतबों में केवल अरबी और फारसी भाषा में शिक्षा होती थी। उस समय उर्दू का बोलबाला था। अब
अंग्रेजों ने यहाँ आकर के एक नए ढंग से शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने नए नए मिशनरी के द्वारा यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय खोले और उसमें लोगों को जो है लालच दे करके, छात्रवृत्ति दे करके, निःशुल्क शिक्षा दे करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। फिर धीरे धीरे जब लोग स्कूलों में आना शुरू हो गए तो उनको धार्मिक शिक्षा देने लगे। और क्योंकि इस बीच में बहुत सारे घटनाक्रम हुए, मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही विद्यालयों में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा, बढ़ने लगा, तो ईसाई मिशनरियों के साथ एक कंपटीशन और भी था कि जो पहले से यहाँ रोमन और कैथोलिक थे, मिशनरियाँ थी, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में पहले से काम कर रही थी, जिन्होंने तब उस समय जो है जेसूट में, गोवा में और बम्बई में बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम के कॉलेज खोल रखे थे, उनसे काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। तो इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा सी हो गई थी कि पहले हम ईसाई मिशनरी ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि पहले हम ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को कम करें ताकि हमारा प्रभाव ज़्यादा हो। इसलिए कंपटीशन के चक्कर में कुछ ने संस्कृत कॉलेज खोले, तो दूसरी कंपनी ने यहाँ पर उर्दू और फारसी भाषा में मदरसे खोले, और ये कंपटीशन बढ़ता रहा। धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज खुलते गए। निर्णय की मैं बात बताना चाहता हूँ आपसे, महत्वपूर्ण जो बात है, क्योंकि मैं इस बिंदु के अंदर, इस टॉपिक के अंदर 1813 के एक्ट की बात करूँगा। चार्टर एक्ट, जिसको हम आज्ञा पत्र कहते हैं, 1813, वो महत्वपूर्ण है, जिससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वो कहाँ से आया? जब ये अंग्रेज मिशनरी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ स्थापना हुई तो धीरे धीरे कंपनी ने अपने पैर पसारे और 1757 और 1764 में यहाँ पर जो बक्सर और प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें यहाँ के राजाओं को, नवाबों को अंग्रेजी सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया। और जैसे ही उनको पराजित किया तो बंगाल प्रांत और बिहार प्रांत और अवध प्रांत, ये सारे के सारे कंपनी के अधिकार में आ गए। इन पर कंपनी का कब्जा हो गया और कंपनी को उसके बाद लगा कि धीरे धीरे हम पूरे क्षेत्र पर, भूभाग पर राज्य कर सकते हैं, और उन्होंने धीरे धीरे अपना विस्तार बढ़ाना शुरू किया। तो क्योंकि कंपनी उसके बाद जब यहाँ पर ये इन्होंने अपना कब्जा कर लिया और ब्रिटिश सरकार को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती जा रही है और ये वहाँ पर जो है अच्छा काम कर सकती है, तो उन्होंने कंपनी के संचालन के लिए एक नया एक्ट बनाया जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार चर्चा में भी आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट था क्या। रेगुलेटिंग, जैसा कि रेगुलरिटी से शब्द है, इसका मतलब है रेगुलरिटी से, रेगुलरिटी इससे शब्द बना है, यानी कंटिन्यूटी जिसको हम कहते हैं, इसी से बना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित रखने के लिए, अपने कब्जे में रखने के लिए और उस पर अपना नियंत्रण जमाए रखने के लिए और नियमित रूप से उसको चलाए रखने के लिए इस एक्ट को बनाया। इस एक्ट को बनाने के पीछे जो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे नियंत्रण में रहेगी और हमारे निर्देशन में काम करेगी और लगातार काम करेगी। तो उसके लिए कंपनी के संचालन की इसको जिम्मेदारी दी गई। इस एक्ट के तहत कंपनी चलेगी और वो भारत में अपना कार्य करेगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट भी आया और 1773 के बाद 1781 तक काफ़ी कॉलेज यहाँ पे खुल चुके थे मिशनरियों के द्वारा। यहाँ पर जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे उन्होंने भारतीय लोगों में अपने जड़ें फैला ली थी, जिससे लोग उनके पात्र बन गए थे। फिर यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार भी होने लगा था धीरे धीरे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हर 20 साल बाद ब्रिटिश सरकार के सामने शिक्षा के क्षेत्र में अपना आज्ञा पत्र रखती थी और उसमें संशोधन करती थी। यानी 20 साल का मतलब कि अगर आज जो है 73 के बाद फिर 93 में, 1793 में फिर एक एक्ट आया और कंपनी में ये सुझाव दिया गया, कंपनी ने अपने समस्या रखी कि भारत में हम किस प्रकार शिक्षा दे सकते हैं,
इसमें क्या 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 में रहेगी, हमें क्या करना चाहिए। तो जो नियमावली बनाई जाती है पूरे क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए, उसमें कुछ संशोधन करके, नया संशोधन करके नया एक्ट पास कर दिया जाता है। फिर कुछ साल तक उसी नियमों के अनुसार शिक्षा चलती रहती है, जैसा आज भी होता है। आज भी जब हम 1986 की शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो 1986 में एक पूरी शिक्षा नीति बनाई गई, पूरे देश में कैसे शिक्षा दी जाए। फिर उसके बाद 92 में, फिर 1902 में, और उसके बाद जो है आपका 1990 में, और फिर अब 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई है। ये इसलिए कि 10-20 साल में परिस्थितियां बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, समाज की ज़रूरतें बदल जाती हैं। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है और शिक्षा की नीतियां हैं, वो समय के अनुसार, ज़रूरतों के अनुसार और मांग के अनुसार बदलते रहने चाहिए। इसी प्रकार उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भी हर 20 साल में ब्रिटिश सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रखती थी और जो शिक्षा में कमियां होती थी उनको दूर करने का प्रयास करती थी। इसी क्रम में 1793 में एक आज्ञा पत्र ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया और उसमें जो है काफ़ी सारे संशोधनों की बात की गई। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भाई हम भारत में किस प्रकार लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उस पर जो विद्वान लोग होते थे वो भाषा का माध्यम क्या हो, शिक्षा का माध्यम क्या हो, ये तय करते थे। किस प्रकार विद्यालयों का संचालन हो, ये तय करते थे। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के बाद तब कोई नीति फाइनल होती थी। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ 1793 का आज्ञा पत्र। इसकी चर्चा करने के बाद फिर मैं आऊँगा 1893 के आज्ञा पत्र पे। तो इस पे मैं बात करता हूँ 1793 का आज्ञा पत्र। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो 1793 का जो आज्ञा पत्र था, यहाँ पर मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है 1793 का आज्ञा पत्र। लेकिन क्योंकि जब मैं 1813 के आज्ञा पत्र पर बात करूँगा तो तब हमें इसे समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो 1813 में हुआ उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। 1893 का आज्ञा पत्र क्या था ये? जब ये ब्रिटिश सरकार के सामने कंपनी ने अपना संशोधन पत्र रखा तो इसमें कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे विल्बर फोर्स एक थे, उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश सरकार यानी जो अंग्रेज सरकार है उसने कहा कि ब्रिटिश सरकार का यह अनिवार्य और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि भारत में लोगों को ज्ञान और शिक्षा दी जानी चाहिए और ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे भारतीयों का ज्ञान और स्तर ऊंचा उठे। यानी भारतीयों के पक्ष में उसने ये बात कही थी और वो ये चाहते थे कि भारत के लोगों को जो है अंग्रेजी साहित्य का या भारतीय साहित्य का ज्ञान मिले और इनका ज्ञान का जो स्तर है वो ऊंचा उठे। और इसके लिए कंपनी को जो है, कंपनी की जो सरकार है उसको पैसा खर्च करना चाहिए, इस पर धन खर्च करना चाहिए, ये कहा था विल्बर फोर्स ने। यानी कि मैं इसको अगर हूबहू आपको लिख देता हूं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। नहीं, ब्रिटिश मैं लिख देता हूं विल्बर फोर्स ने यह बात कही कि ब्रिटिश सभा का यह विशेष तथा अनिवार्य कर्तव्य है कि वह समस्त उचित बुद्धिमत्तापूर्ण, वह समस्त उचित बुद्धिमत्तापूर्ण
बुद्धिमत्तापूर्ण साधनों द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य के हित के लिए कार्य करें। हित के लिए कार्य करें और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे साधनों को अपनाए और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे साधनों को अपनाए जिससे भारतीयों के ज्ञान, धर्म तथा नैतिकता का स्तर ऊंचा उठे। यानी विल्बर फोर्स का यह कहना था कि ब्रिटिश सभा का यह विशेष तथा अनिवार्य कर्तव्य है कि वह समस्त उचित बुद्धिमत्तापूर्ण साधनों के द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य के हित के लिए कार्य करे और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे साधनों को अपनाए जिससे भारतीयों के ज्ञान, धर्म तथा नैतिकता का स्तर ऊंचा उठे। विल्बर फोर्स यहां पर दोनों पक्षों की बात कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि अंग्रेजी राज्य को अगर भारत में फैलाना है तो सबसे पहले हमें भारत के लोगों को विश्वास में लेना होगा और उनको विश्वास में लेने के लिए उनका ज्ञान, उनकी नैतिकता और उनके धार्मिक स्तरों को ऊंचा उठाना होगा, तभी वो हमारे साथ जुड़ पाएंगे, ऐसा विल्बर फोर्स ने कहा। लेकिन क्योंकि उसी संसद में एक विरोधी इनके विचारधारा के थे जो नहीं चाहते थे कि भारतीयों का ज्ञान का स्तर बढ़े, उनको यह संदेह था कि यदि भारतीयों का ज्ञान स्तर बढ़ेगा, ऊंचा उठेगा, तो वो अंग्रेजी राज्य का विरोध करने लगेंगे। तो वो थे दूसरे, उसने उसको शार्प जो थे, एक शार्प नाम के अंग्रेज थे, शार्प, ये बिल्कुल विरोध में रहता था। इसका कहना यह था कि भारतीयों का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास और उन्हें अधिक ज्ञान देना पागलपन होगा। वो ये कहते थे कि भारतीयों का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास एवं उन्हें अधिक ज्ञान देना पागलपन होगा। इनको यह लगता था, शार्प महोदय को, कि यदि भारतीयों को अधिक ज्ञान दिया गया और इनको धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया तो ये विद्रोह कर सकते हैं। किसी हद तक बात इसकी भी ठीक थी, लेकिन विल्बर फोर्स चाहते थे कि हम लोगों का विश्वास जीत करके उनको अपने साथ में लें, और ये कह रहे थे कि विश्वास जीतने के चक्कर में अगर हमने इनको ज़्यादा होशियार बना दिया, ज़्यादा समझदार बना दिया, तो ये तो भी हमारा विरोध करेंगे। तो इस कारण 1793 के एक्ट में ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ और ये इसी तरह रह गया।
और बाकी चीज़ों पर सहमति, यानी मिशनरी जो है निःशुल्क शिक्षा देगी, ये चलता रहा। और क्योंकि 20 साल, अगले 20 साल में फिर जो है परिवर्तन होना था, अब इसके बाद जो भी शिक्षा की नीतियों में परिवर्तन होना था तो अगले 20 साल के बाद, यानी 1813 में होना था, 93 के बाद। तो वहां तक ये चलता रहा इसी तरह से। और इसके बाद जो चैप्टर आता है अगला जो शिक्षा का, क्योंकि मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं तो शिक्षा के पे ही हम फोकस करेंगे। इसके बाद आता है 1813 का आज्ञा पत्र। उसमें क्या हुआ वो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है ब्रिटिश सरकार में, इस पर हम चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसमें अब मैं बात करता हूं 1813 के आज्ञा पत्र की। क्या था ये 1813 का आज्ञा पत्र, जो भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 1813 का आज्ञा पत्र, इसी को 1813 का चार्टर एक्ट भी कहते हैं। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट का मतलब, जो मैंने अभी जिसका मैंने जिक्र किया कि 1793 में ब्रिटिश सरकार के पास कंपनी ने अपना दस्तावेज रखा संशोधन के लिए, और उसमें कुछ प्रस्ताव रखे थे, कुछ पास हुए, कुछ नहीं हुए, और फिर आगे इसको बढ़ा दिया गया। शिक्षा चलती रही, निःशुल्क शिक्षा मिशनरियों द्वारा भी दी जाती रही, और उन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का भी मिला जुला असर था, प्रसार होता रहा, ईसाई धर्म का प्रचार भी होता रहा। लेकिन जो इसके बाद एक 1893 में जब ब्रिटिश सरकार के सामने ये प्रस्ताव दोबारा आया संशोधन के लिए कि अब शिक्षा की नियमावलियों में या पद्धतियों में कुछ और सुधार किए जाने की आवश्यकता है, और ये परिवर्तन करने के लिए 20 साल के बाद, क्योंकि जो समय की मांग होती है उसे देखते हुए सरकारें समय समय पर परिवर्तन करती रहती है। ऐसा ही उस समय भी हुआ। 1813 के आज्ञा पत्र में एक विशेष बात यह हुई कि उस समय एक इसमें नया प्रस्ताव आया। जिस समय नवीनीकरण के लिए, नवीनीकरण मतलब संशोधन के लिए ये प्रस्ताव गया, तो पहला प्रस्ताव इसमें आया कि कंपनी की सरकार को शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिक्षा की जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए? सरकार को। यानी सरकार शिक्षा की व्यवस्था करे और शिक्षा का सारा खर्च जो है सरकार उठाए, शिक्षा की जिम्मेदारी। ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया, सरकार ले। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आया इसमें। और इसमें यह हुआ कि जब सभी लोगों ने चर्चा की आपस में, कंपनी के लोग भी थे और बड़े विद्वान लोग थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, सरकार शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। और इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया कि जिस प्रांत में जो सरकार होगी, यानी कंपनी की, जिस कंपनी की सरकार होगी, जहां जहां, वहां सारा खर्च जो है सरकार उठाएगी। और उसके लिए उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो उस समय जो गवर्नर थे, उन्होंने इस शिक्षा को खर्च को उठाते हुए शिक्षा के लिए 10,000 पाउंड ने 10,000 पाउंड जो उस समय के 1 लाख रुपए होते थे, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। आज के लगभग 100 करोड़ के बराबर से ज्यादा होगा। और यह तय किया गया कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, इसमें एक महत्वपूर्ण, ये प्रति वर्ष शिक्षा में खर्च किए जाएंगे। ये लॉर्ड मिंटो जो गवर्नर थे उन्होंने कहा, और यह धनराशि स्वीकृत कर दी, खर्च होंगे। ये इस 1813 का आज्ञा पत्र का मेन पॉइंट है, और इसी को हम फोकस करेंगे। ये जो 1 लाख रुपए खर्च हुए, खर्च करने का जो आदेश पारित हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि इसमें ये जो 1 लाख रुपए खर्च होने का प्रस्ताव पारित हुआ, ये 1813 का जो पत्र था उसके अंदर एक धारा थी, धारा 43, धारा 43, यानी एक्ट आर्टिकल 43। इस धारा 43 के अंतर्गत ये 1 लाख रुपए जो थे भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च होने थे, जिसमें यह लिखा गया था कि भारतीयों की
शिक्षा एवं साहित्य पर इस धनराशि को खर्च किया जाएगा। जब ये प्रस्ताव हो गया पास और ये धनराशि जो है स्वीकृत हो गई, तो इसके बाद इसमें एक नया बवाल खड़ा हो गया। नया बवाल ये हुआ कि धनराशि स्वीकृत हो गई और ये भी कहा गया कि शिक्षा पे खर्च किया जाए, लेकिन जिस समय ये धनराशि स्वीकृत की गई सरकार के द्वारा, उसमें ये विवरण स्पष्ट नहीं था कि ये किस किस मद में खर्च किया जाए, क्योंकि उस समय भारत में कई प्रकार के विद्यालय चल रहे थे। अरबी भाषाओं के स्कूल भी चल रहे थे, उर्दू भाषा के स्कूल भी चल रहे थे, संस्कृत भाषा के स्कूल भी चल रहे थे, और ईसाई मिशनरियों के जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे वो भी चल रहे थे। तो अब सवाल खड़ा हुआ कि सरकार का ये पैसा यानी भारतीय शिक्षा पद्धति पे खर्च किया जाए या ईसाई मिशनरी यानी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों पे खर्च किया जाए। इसमें दो वर्ड आए, एक नया विवाद खड़ा हुआ जिसे हम जानते हैं प्राच्यवादी, थोड़ा इसको बड़ा लिखूंगा, इसको मिटा देते हैं। इसके कारण इसमें नया विवाद खड़ा हुआ, और जो ये विवाद था ये था प्राच्य, इसको मैं अलग से लिखता हूं कि ये प्राच्य और पाश्चात्यवादी विवाद, पाश्चात्य विवाद, एक नया टॉपिक इसमें आया और ये अलग से विवाद खड़ा हुआ इसके कारण 1813 के आज्ञा पत्र के कारण। प्राच्य पाश्चात्य विवाद, इसी को हम प्राच्य प्रतीचि विवाद भी कहते हैं। इसी को प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी विवाद भी कहते हैं। क्या था यह विवाद? इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो लोग, इसमें दो वर्ग हो गए इस पैसे को खर्च करने के समय पर। जो लोग ये चाहते थे कि भारतीय भाषाओं यानी संस्कृत, अरबी, उर्दू, फारसी, इनके जो स्कूल हैं उनके साहित्य और उनके जो जानकार विद्वान हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस पैसे को खर्च किया जाए, ये वर्ग कहलाया प्राच्यवादी यानी स्वदेशी। प्राच्यवादी यानी स्वदेशी या ऑब्लिक देसी भाषाओं, देसी भाषा साहित्य के समर्थक, ये कहलाए प्राच्यवादी। और ये जो थे ये थे अंग्रेजी भाषा साहित्य एवं विद्वानों, अंग्रेजी साहित्य के विद्वान, अंग्रेजी साहित्य के विद्वान के समर्थक। अब ये कंपनी के, ये हालांकि ये सारे लोग कंपनी के ही थे, इसमें कुछ भारतीय अधिकारी भी थे और विदेशी अधिकारी भी थे। तो कुछ लोगों का कहना यह था कि ये जो 1 लाख रुपया है इसको भारतीय भाषाओं पर खर्च किया जाए और भारतीय भाषाओं के या साहित्य के जो जानकार हैं, विद्वान हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए खर्च किया जाए। तो ये वर्ग कहलाया प्राच्यवादी या प्राच्य या स्वदेशी भाषा साहित्य के समर्थक, जो ये चाहते थे कि इस पैसे को संस्कृत और हिंदी और अरबी, उर्दू, फारसी के विकास के लिए किया जाए और इन स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए इस पैसे को खर्च किया जाए। दूसरे ये कहते थे कि ये जो पैसा है इसके खर्च के लिए नहीं है, बल्कि अंग्रेजी भाषा साहित्य और अंग्रेजी विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए खर्च किया जाना चाहिए। तो यहाँ दो गुट बन गए, इसलिए ये पैसा ना तो यहाँ खर्च हो चुका और ना यहाँ खर्च हो सका। और ये प्राची प्रतीचि विवाद के नाम से या प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसको जाना जाता है। और ये दो गुट आपस में लड़ते रहे, इसलिए इस पैसे को कहीं खर्च नहीं किया जा सका। 1813 का जो आज्ञा पत्र था, यदि ये सवाल आ जाए कि इसके कारण क्या क्या विवाद उपजे, तो सबसे पहला है कि 1813 के आज्ञा पत्र के कारण प्राच्य और पाश्चात्यवादी विवाद उपजा। ये 2-3 नामों से अलग अलग जानते हैं, जिसके कारण इस जो 1 लाख रुपए की धनराशि तत्कालीन गवर्नर द्वारा
शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए जाने के लिए स्वीकृत की गई, उसको इन दो गुटों के आपसी विवाद के कारण खर्च नहीं किया जा सका और ये चलता रहा विवाद। कब तक चलता रहा? 1833 तक। 1833 में जाकर के जब यहाँ लॉर्ड मैकाले हिंदुस्तान में आया गवर्नर का कानूनी सलाहकार बनकर, तब उसको ये कहा गया कि आप इसका जो है निवारण करें कि ये पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए। तो वो क्योंकि वो कानून का जानकार था और अंग्रेजी भाषा का समर्थक था, तो उसने तब जाकर के इसका ख़त्म किया, इस विवाद को ख़त्म किया और ये कह करके ख़त्म किया कि कानून की जो किताब है, यानी जहाँ ये पैसा खर्च किया है, उसमें लिखा था, क्या नाम है, साहित्य और विद्वानों, दो शब्द थे उसमें, जहाँ ये लिखा था कि 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा, साहित्य और विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए इस धनराशि को खर्च किया जाए। लेकिन उसमें स्पेस ये नहीं लिखा था कि भारतीय भाषा के साहित्य विद्वान या अंग्रेजी भाषा के साहित्य और विद्वान। तो तत्कालीन गवर्नर उसके बाद जब 1833 में मैकाले विवरण पत्र में हम जाएंगे, इसके बाद ये विवाद कहाँ खत्म होता है, तो ये इसके कारण 1813 के आज्ञा पत्र के कारण ये प्राची और प्रतीची विवाद पैदा हुआ। इसके विवाद के कारण ये पैसा खर्च नहीं हो सका और शिक्षा की स्थिति बदतर होती गई, धनराशि विद्यालय को नहीं दी गई। तो जब शिक्षा की गति बहुत धीमी होती गई तो 1833 में फिर ये एक बार नवीनीकरण के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने आया, ये आज्ञा पत्र संशोधन के लिए। तो उस समय जब देखा गया कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रगति तो हुई नहीं है, कोई खास स्कूल नहीं खुले, कोई वो नहीं हुआ, तो उस पर विचार हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, ये पैसा खर्च क्यों नहीं किया गया। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जी ये इस कारण से खर्च नहीं हो सका कि इसमें ये स्पष्ट ही नहीं है कि ये पैसा भारतीय साहित्य और विद्वानों पे खर्च किया जाए या अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी शिक्षा के विद्वानों पे खर्च किया जाए, और इस कारण ये डंप पड़ा रहा, कानून तौर पे इसको कोई खर्च नहीं कर सका। फिर उस समय क्योंकि 1833 में आज्ञा पत्र आया तो ये कहा गया कि शिक्षा की प्रगति जो है धीमी है, और इस जो 1 लाख रुपया था उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया कि 10 लाख रुपया इसमें खर्च किए जाएं प्रतिवर्ष। लेकिन वो स्थिति फिर भी स्पष्ट नहीं हुई। तो उस विवाद को खत्म करने के लिए उस समय फिर जो है मैकाले 10 जून 1834 को, हालांकि ये मैं मैकाले के विवरण में पढ़ूंगा, इसको मैं इस पर चर्चा करूंगा आगे। ये जो प्रतिवर्ष खर्च करने के लिए कहा गया ये फिर रह गया, और इसका समाधान तब मैकाले ने किया आगे जाकर के, प्राच्य और पाश्चात्यवादी विवाद का भी, और ये पैसा कहाँ खर्च होगा इसके बारे में भी लॉर्ड मैकाले जब आता है 1834 में तो वो इसका समाधान देता है, उसको हम पढ़ेंगे अगले बिंदु में। 1833 में जब ये नया नवीनीकरण आया उसके बाद इसका हल निकाला गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो मैं ये जो बात कर रहा था आपसे अभी इसमें कि 1813 का जो आज्ञा पत्र था, 1813 का आज्ञा पत्र, इसके कारण मुख्य रूप से उपजा हुआ जो विवाद था प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद या प्राच्य प्रतीची विवाद या देसी और विदेशी भाषा साहित्य का विवाद, ये अलग अलग नामों से जाना गया। इसके कारण ये पैसा खर्च नहीं किया गया, और 1833 में दोबारा जब ये प्रस्ताव जो है ब्रिटिश सरकार के सामने गया तो शिक्षा की गति धीमी थी, विकास नहीं हो रहा था, कॉलेजों की स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसमें उसकी दशा सुधारने के लिए 1 लाख की जगह उसको 10 लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया। और उसके लिए, उसके समाधान के लिए, इस विवाद के समाधान के लिए फिर तत्कालीन जो गवर्नर थे उनके एक कानूनी सलाहकार थे जो ब्रिटिश से बुलवाए गए, उसका नाम था टीबी मैकाले, यानी लॉर्ड मैकाले जो थे उनको बुलाया गया। उसने फिर इसका सुझाव दिया, उसकी चर्चा करूंगा मैं अगले वीडियो में। तो अगला जो वीडियो मेरा आएगा
लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें निस्यंदन सिद्धांत की बात करेंगे, लॉर्ड मैकाले के रिपोर्ट की बात करेंगे, मैकाले मिनट्स जिसको कहते हैं। और 1833 के बाद जब इस नई समस्या का समाधान निकला तो भारत में अंग्रेजी भाषा का सूत्रपात हुआ और उसके लिए लॉर्ड मैकाले ने बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से अपने विचार रखते हुए भारत में अंग्रेजी शासन की, अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा वीडियो। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले बिंदु पर मैकाले मिनट्स के नाम से आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।